Hello guys, this is Jeet and you're watching here physics in my view। हमने लास्ट टाइम लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, थर्मोडायनामिक्स के फंडामेंटल को डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। आई थिंक थर्मोडायनामिक लॉज को हमने डिस्कस नहीं किया था, इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे हम। उसके बाद हम थर्मोडायनामिक लॉ को स्टडी करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरोथ लॉ वगैरह, और एंट्रोपी के बारे में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और वर्क डन, हीट इंजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद फेस ट्रांजिशन आएगा और 3 से 4 लेक्चर में, जैसे कि मैंने कहा था, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो भी 4-5 न्यूमेरिकल मेरे पास हैं, जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वो बेसिक न्यूमेरिकल होंगे और आधारभूत न्यूमेरिकल होंगे, जिन पर टिके हुए होंगे बाकी न्यूमेरिकल्स। तो आप इनको ध्यान से समझें, और बाकी न्यूमेरिकल जो आपके पास बुकलेट पहुंची है या PDF पहुंचा है, उसके जरिए आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपका प्रेशर सेम हो जाएगा सिस्टम में। नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपका केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो एक हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जब ये नाम यूज होंगे तो आपको ये कंडीशंस यूज ही करनी है। उसके बाद आपका आता है, अगर हम किसी मिक्सचर को डील कर रहे हैं, इफ two gases are mixed, then the parameter of mixture। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर दो गैसें मिक्स हो गई हैं तो उनके मिक्सचर का पैरामीटर क्या होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मोलर मास पूछ रहा है, जैसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो वो होगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ये क्या है? N1 मोल है। जो पहली गैस है उसके N1 मोल है, मोलर मास M1 है। दूसरी गैस है उसका N2 मोल है, मोलर मास M2 है। और उसके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नीचे डिवाइड कर दिया, तो मिक्सचर का मोलर मास आ जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है मोलर मास के बाद स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, तो वो होगा CV इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का भाई फंडा सिंपल है, U इक्वल टू U1 प्लस U2। ठीक, ये इंटरनल एनर्जी हो गया। अगर आपसे पूछता है गामा पैरामीटर, जिसे कहते हैं एटोमिसिटी ऑफ मिक्सचर, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, N1 प्लस N2 अपॉन गामा इक्वल टू N1R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस N2R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, मैच कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, अलग अलग गैसों के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग है, गामा 1 गामा 2। तो ये सारी चीजें हैं। ये तो इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता ही था। और ये जो मिक्सचर के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको डेरिवेशन नहीं करना। इसका एक एनहांस फॉर्म और है। इसका एनहांस फॉर्म ऐसे, अगर आप इंटरनल एनर्जी को 3/2 kT के फॉर्म में, चलो उसे छोड़ते हैं, जहां यूज होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस किन्हें कहते हैं और मिक्सचर को कैसे डील करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपको जस्ट 2 गैसेस देगा और दोनों की स्पेसिफिक हीट देगा और पूछेगा मिक्सचर की कितनी है। ऐसे पूछ सकता है 2 गैसें हैं जिनमें इतने, इसके 5 ग्राम है, इसके 6 ग्राम है, या जो भी दे रहा है उनका मैग्नीट्यूड मात्रा है, और आपस में मिला के बोल रहा है मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तो सुनने में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं कि यार हम मिक्स कैसे करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो सारा कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने की। मोलर मास का ये होता है, स्पेसिफिक हीट का ये होता है, इंटरनल एनर्जी का ये होता है, एटॉमिसिटी गामा का ये होता है। गामा क्या होता है? N1 प्लस N2 अपॉन गामा इक्वल टू N1 R अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 R अपॉन गामा 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पर न्यूमेरिकल होंगे तो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल काफी लिख रखे हैं मैंने, बहुत सारे लिख दिए।
कोई बात नहीं, इसे मिटाते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो बहुत बड़ा पंगा रहता है पढ़ाने के लिए, मैं आपको बताऊँ रहता क्या है, क्यों पढ़ाने से हाथ खींचते हैं टीचर। पंगा ये है कि इसके न्यूमेरिकल में थ्योरी ज्यादा लिखी रहती है। अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई सा भी आप पढ़ोगे ना, तो उसमें थ्योरी ज्यादा होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी को बोर्ड पर कभी भी उतार नहीं सकते उतनी सारी थ्योरी। तो अब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो आपको एक तरफ पीडीएफ खोल के रखनी पड़ेगी, एक तरफ बोर्ड पे यूट्यूब पे देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, फिर दोनों को मिक्सअप करके तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब काफी हद तक मेहनत और रोल आपका भी रहेगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं। पहले अच्छे से मिटा देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। अब भी इसमें दाग देते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम ऑफ द वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर, बहुत ध्यान समझेंगे, एट 70 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर 10 ग्राम है 70 डिग्री सेल्सियस पर, ये वाटर ए मान लो और ये वाटर बी मान लो, इन्हें आपस में मिक्स कर दिया गया है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप सोचो। तो सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए इस ए को बी में मिक्स किया गया है, बी को ए में मिक्स किया गया है। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हम एक मानकर चलते हैं। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री कहते हैं हिंदी में। क्या होता है फॉर्मूला, M1S1 T1 माइनस टी बराबर M2S2 T माइनस T2। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, दोनों वाटर ही है तो स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट कैंसिल हो जाएगा। मास की बात करते हैं, पहले का 10 ग्राम है और टेम्परेचर इधर का 70 डिग्री सेल्सियस, 70 माइनस टी। दूसरे का मास की बात करते हैं, 5 ग्राम है, टेम्परेचर इधर का 30, लेकिन T माइनस 30 यहाँ लिखा जाएगा। तो 5 दूनी 10 है तो कैंसिल हो गया। 270 माइनस टी इक्वल टू T माइनस 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 140 7 दूनी 14 माइनस 2T इक्वल टू T माइनस 30 और इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 140 और 30 जो है ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30 जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा T माइनस 2T हो जाएगा प्लस का 2T हो जाएगा। तो ये हो गया 30 4 5 6 7 4 5 6 7 170 इक्वल टू 2 और 1 3 3T। तो 3 से कैंसिल करना है, देखते हैं आंसर कितना आता है। आंसर वैसे मेरे पास लिखा हुआ है T इक्वल टू 170/3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 16 17, 2 बचे 20 हो गया, 3 6 18 19 20, 2 बचे फिर 20 हो गया, 3 6 18 19 20, 3 18 19 20 हो गया 56.67 डिग्री सेल्सियस। और यही आपका आंसर है। तो पहले जब भी आपका मिक्सचर का इस तरह के क्वेश्चन देगा, सबसे पहले आपको स्पेसिफिक दोनों स्टेट की पता होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों स्टेट लिक्विड ही थी, मतलब वाटर ही था, तो दोनों की स्पेसिफिक वट एवर जो भी हो, मुझे मान लो नहीं भी पता, मैं एक बोल रहा हूँ, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती भी है, तो नहीं भी पता तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वाटर ही है, वाटर और वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी से ही मैं क्वेश्चन को नोट करने लगा हूँ, तो यहाँ जिंदगी खत्म हो जाती है मेरी, कई जन्म लेने पड़ते हैं मुझे। खैर बातों में नहीं जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम of water at 30 degree Celsius is mixed with 5 gram of ice. Oh my god, 5 gram of ice. ice किससे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। are mixed, ये है water, WATER water, और ये है ice। 5 gram of ice are mixed together in a calorimeter. Find the final temperature of the mixture. final temperature पूछ रहा है of the mixture। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में अद्भुत क्वेश्चन है। अद्भुत क्वेश्चन ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ कैसे अद्भुत क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको गलन की गुप्त ऊष्मा आपको पता होनी चाहिए होती है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम दे रखी है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, मतलब पानी गर्म है, और 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ होता है, वो हमें पता है। तो जब पानी गर्म है, गर्म पानी को हम बर्फ में मिलाएंगे तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और जब बर्फ पिघलनी शुरू होगी तो बर्फ का टेम्परेचर राइज होगा और वहां का पानी का टेम्परेचर कम होगा। तो फाइनली टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर इसे 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनाना पड़े तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन मैं आपको समझ लो, मैं इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कई तरीके सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है और मुझे 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनाना है तो मुझे कितनी हीट देनी होगी। तो वहां पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो मुझे क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है लेटेंट हीट का कंसेप्ट। ठीक है, वी नो दैट लेटेंट हीट, वी नो दैट लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, लेटेंट हीट Q इक्वल टू ml होता है। Q इक्वल टू कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, और ये होता है 80, तो ये हो गया Q इक्वल टू 8 पंजे 40, 400 हो गया, 400 ठीक कैलोरी हो गया, 400 कैलोरी। तो 400 कैलोरी हमें देनी पड़ेगी, किसके लिए, ताकि ये 0 डिग्री सेल्सियस का ही क्या हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस के ही उसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम देखें इसी की दूसरी साइड वाटर जो है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पर है, इसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाना पड़े तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, बात समझ ना। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, इसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, देखते हैं। एंड हीट गिवन टू द वाटर, गिवन टू द वाटर, तो इस पे लगाना पड़ेगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्योंकि हम वहां पे क्या नहीं चेंज कर रहे हैं, स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। M कितना है, 5 ग्राम, S की वैल्यू 1 बताई थी मैंने आपको। डेल्टा टी कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस से कहां तक लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। तो Q इक्वल टू हो गया 5 इंटू 30, 5 या 15, तो ये हो गया 150 डिग्री कैलोरी, कैलोरी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये लाना है, क्या नाम है, अगर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, तो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए आपको 150 कैलोरी हीट जो है उससे निकालनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम करने पर ही वाटर आइस की तरफ ट्रांसफॉर्म होगा। और अगर बात करें आइस की, तो आइस को अगर हम 400 कैलोरी हीट देते हैं, तो 400 कैलोरी हीट देने पर वो जो है क्या बन जाएगा, 400 कैलोरी हीट देने पर वो वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में। तो अब इस चीज से हम क्या सोच सकते हैं, इस चीज से हमें सोचना ये है, इस चीज से सोचना हमें ये है कि जब पानी में हम बर्फ मिलाएंगे, अगर पानी में हम बर्फ मिलाएंगे तो पानी बर्फ को पिघलाएगा कौन, बर्फ को पिघलाएगा कौन, तो भाई साहब बर्फ को पिघलाएगा पानी का हीट। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैंने कहा कि ये जो बर्फ है, ये जो आइस का कंसेप्ट चल रहा है, आइस से मैंने कहा कि आइस जी, आपको जब आपको जो भी बनना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, देखो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से वो 0 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। तो बोला मुझे 400 कैलोरी हीट दोगे तब तक तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहूंगा, मतलब बर्फ जो है वो पिघल के भी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी रहेगा। ठीक है, 400 कैलोरी तक। जब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो ये पानी सिर्फ इसे 150 कैलोरी दे पा रहा है, देखो क्योंकि गर्म चीज है तो हीट देगी, तो सिर्फ 150 कैलोरी दे पा रहा है। तो ये बोला भाई साहब इतने में तो मेरा पूरा बर्फ भी नहीं पिघलेगा। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि पूरा बर्फ को पिघालने के लिए एटलीस्ट 400 कैलोरी उसे चाहिए। इसका मतलब रिजल्ट ये आया, फाइनल टेम्परेचर विल बी, फाइनल टेम्परेचर of the mixture will be 0 degree Celsius and all the ice will not melt। जो पूरी बर्फ होगी वो पूरी तरह से नहीं पिघलेगी, और यहाँ पर मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि जितनी हीट वो गर्म पानी दे सकता था 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में, उतनी हीट में पूरी बर्फ पिघलेगी भी नहीं, जो कि मैंने आपको गुप्त ऊष्मा के कंसेप्ट से बताया। तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लाए भी नहीं है, तब भी हमने एक थियोरेटिकली एक अनुमान लगा लिया कि द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल द आइस विल नॉट मेल्ट। तो इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जब आपका आएगा ना, तो यही करना पड़ेगा आपको, कंपैरेटिवली कंपेयर करना है कि कितनी हीट दे रहा है, कितनी हीट दे रहा है, और आंसर 0 ही आता है इसका। 2-3 बार मुझसे भी लोगों ने पूछा, तो मैं पहले ही 0 बोलता हूँ, इससे पहले वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करें, क्योंकि यार पॉपुलर क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स के। पॉपुलर मतलब नाम है इनका, नाम है नाम। अगला क्वेश्चन 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है अपना वजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। A vessel has 2 compartment of volume V1 and V2। कंपार्टमेंट बना दो इसमें, चलो, वॉल्यूम V1 and V2, V1 and V2, and containing an ideal gas of pressure P1 and P2, प्रेशर हो गया P1 and P2, and the temperature is T1 and T2, T1 and T2।
इफ द सेपरेटिंग वॉल इज रिमूव, if the separating wall is removed the equilibrium temperature will, अगर इस वॉल को यहां से हटा दिया जाए तो ये डिफ्यूज होगी, जो भी यहाँ के अंदर गैस भरी हुई है, आई डोंट नो वो क्या नाम है उसका, मोनोटोमिक है क्या, आइडल गैस का, मोनोटोमिक नहीं का। और यहाँ पर जो भी आइडल गैस होगी, देखो आइडल गैस सेम कह रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे, अभी बताते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि दोनों की स्पेसिफिक हीट को सेम माना जाएगा अगर दोनों को एक टाइप की गैस कहा गया, एक टाइप इन द सेंस आइडल गैस, ठीक है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। A vessel has two compartments of volume V1 and V2 containing an ideal gas and pressure P1, P2 and temperature T1 and T2 respectively. If the separating wall is removed, equilibrium temperature will be, so by the principle of calorimetry, by the principle of calorimetry, क्या होता है भाई, वो होता है M1 S1 T1 माइनस T और M2 S2 T माइनस T2, ठीक। अब करना क्या है यहाँ पे, अगर आपने मोल की परिभाषा पढ़ी हो, मोल किसे कहते हैं, मोल नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार वेट अपॉन अणुभार m, भार बटे अणुभार, इस तरह की परिभाषा पढ़िए। अगर नहीं पढ़ी हो तो फिर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर चल रहा है T1 इक्वल टू ये टेम्परेचर T1 दे रखा है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, प्रेशर P1 दे रखा है, और यहाँ टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2 और प्रेशर P2। जैसे इसे हटाएंगे तो जिसका जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमने पूछा गया है द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर किस तरीके से निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट तो कैंसिल हो जाएगी और PV इक्वल टू nRT, स्पेसिफिक हीट तो चलो कैंसिल कर लिया हमने, और m को जो मास है उसे नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया N1 T1 माइनस T इक्वल टू N2 T माइनस T2। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो होती है PV इक्वल टू nRT। तो अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आएगा PV अपॉन T, ठीक। तो ये आ गया n की वैल्यू, और अगर आप N1 निकालना चाहते हैं तो आएगा P1 V1 अपॉन T1। समझ रहे हैं ना आपकी बात को, जैसे मान लो यहाँ से निकाल दिया और ये तो n की वैल्यू आ गई। अगर आप N1 निकालना चाहते हैं, PV इक्वल टू nRT है, RT नीचे भेज दिया, n की वैल्यू अगर आप N1 निकालना चाहते हैं तो N1 आएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू N1 हो गया, और P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू हो गया N2। मान रखो N1 का मान हो गया P1 V1 अपॉन T1, और ये हो गया T1 माइनस T, और ये हो गया P2 V2 अपॉन T2, ये हो गया T माइनस T2, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 तो कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया है, प्लस P1 V1 अपॉन T1, और ये हो गया कैपिटल T, वो भी यहाँ पे आएगा माइनस, और ये हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2, और यहाँ जाएगा T माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा P2 V2, तो P2 V2 इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, बताओ कितना हो गया, ये होगा P1 V1 प्लस उधर जाएगा P2 V2 बराबर ये चीज इधर आएगी P1 V1 अपॉन T1 इंटू T, प्लस ये हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2 इंटू T, ठीक। तो यहां से T कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू कॉमन ले लिया T, तो बचेगा P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2, और ये हो गया T एम्प्लाइज, इस चीज को उसके नीचे लाएंगे तो बचेगा कैपिटल, चलो पहले से नीचे ले आते हैं, P1 V1 प्लस P2, कॉपी को रखता हूँ, बताओ भाई इसके नीचे लाओ, बताओ क्या आएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन इस पूरे को नीचे लाएंगे, पूरा क्या चीज है P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2, और बचेगा कैपिटल T एम्प्लाइज टेम्परेचर कैपिटल T आ गया P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर होगा एज माई अकॉर्डेंस। अभी हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका एग्जैक्टली यही आंसर है P1 V1 अपॉन P2 V2,
और बिल्कुल सेम आंसर। तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने का तरीका था। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनके द्वारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाला जा सकता है। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था। जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था तो वो फॉर्मूला क्या था आपको मैं बताता हूँ। वो फॉर्मूला था आपका, पहले से मिटा देते हैं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि वैसे हो सकता है नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि वो उस तरीके से करेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम मैंने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था, CV इक्वल टू N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम करने बैठे तो स्पेसिफिक NCV/dt du इक्वल टू PdV, इससे हम मेल मैच कर सकते हैं। इसे देखो नीचे की टर्म तो आ जाएगी इससे, PV इक्वल टू nRT। अभी विचार करना सही नहीं है, इसे आप अपने हिसाब से विचार करें कि इस क्वेश्चन इसके जरिए से, इसकी हेल्प से क्या हम ये ला सकते हैं, इसकी हेल्प से क्या हम ये ला सकते हैं, ये आपको विचार करना है। ठीक, अगर आई होप ला सकते हैं, आई होप ला सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक हीट को कॉमन ना मान के कैंसिल ना करें और अगर इन दोनों को मैच करके मोल लिखें तो हम इसके जरिए ये ला सकते हैं। खैर आप विचार करिएगा इस पर, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर पता नहीं, और द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम इज गिवन बाय। प्रेशर दे रखा है वॉल्यूम डिपेंडेंट 3v² प्लस v प्लस 25। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस इफ इनिशियल। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर है 4th, चौथा है। तो इसको बाकायदा क्वेश्चन नंबर 4th लिखेंगे तब करेंगे। ओके, इसे यहां रखा। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, the variation of the pressure with respect to the volume is given by। pressure दे रखा है वॉल्यूम डिपेंडेंट P इक्वल टू 3v² प्लस v प्लस 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज द यूनिट ऑफ pressure। find the work done in the process if the volume is of the glass is 3 meter cube and final volume is 6 meter cube। तो वॉल्यूम जो है वो क्या रखा है, एंड फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इज 3 मीटर क्यूब टू फाइनल वॉल्यूम इज 6 मीटर क्यूब तक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू W इक्वल टू इंटीग्रल V1 से V2 तक, V1 से V2 तक PdV। तो W इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल 3 से 6 तक जा रहा है और प्रेशर की वैल्यू इतनी बड़ी दे रखी है 3v² प्लस v प्लस 25 इंटू dv दे ही रखा है। इंटीग्रेट करना है, W इक्वल टू 3 तो कॉमन है, v³ अपॉन 3 3 से 6 तक, v की वैल्यू होती है v² अपॉन 2, 3 से 6 तक प्लस 25 तो 25 रहता है, v 3 से 6 तक, 3 से 3 कैंसिल हो गया। W इक्वल टू यहाँ रखेंगे 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस प्लस 1/2, 6 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 25, 6 की पावर कुछ नहीं, 6 माइनस 3, 6 6 36 चंगा 216। आप जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 278.5 जूल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। अगर प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट फंक्शन के रूप में दे रखा है तो फिर तो मजा ही आ गई, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PdW PdV होता है, कुछ भी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है पीवी डायग्राम ऑफ द n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ये मिटा देता हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। इजी था ना ये क्वेश्चन, ये तो खैर इजी था, इसमें तो कोई तिगड़म तुगड़म था ही नहीं। अगले क्वेश्चन में शायद जो ग्राफ वाले होते हैं ना वो थोड़े परेशान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द पीवी डायग्राम ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस। और ग्राफ दे रखा है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये आपका है प्रेशर एक्सिस और ये है आपका वॉल्यूम एक्सिस। तो वॉल्यूम एक्सिस इस तरफ है और प्रेशर एक्सिस इस तरफ है, और एक ग्राफ इस तरह दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, और कह रखा है ये एक स्टेट A है जिस पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2p0, v0, और ये एक एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट B है, स्टेट p0, 2v0। और कह रहा है इस प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम A से B की तरफ जाता है, A स्टेट से B स्टेट पर जाता है, तो हमें करना है द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले रहा हूं एक बार।
कहा गया पीवी डायग्राम ऑफ द एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम टेंपरेचर फॉर दिस प्रोसेस। तो कॉपी को रखते हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये जो कर्व है, जो लाइन दे रखी है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अच्छी तरीके से पता है। अगर इसकी जगह ये कर्व होता तो थोड़े से जिस मेथड से मैं बताने चाह रहा हूँ उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करके भी मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ये हमारे जो मैथमेटिक्स है उसकी ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करता है या नहीं। जो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है वो होता है x, y, जिसे कहते हैं भुज, कोटि, जहां भुज मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे पहले लिखा जाता है। तो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस v है तो मैं v वाले कोऑर्डिनेट को पहले लिखूंगा। तो p0, 2v0 को मैं लिख रहा हूँ 2v0, p0, 2v0, p0। तो ये हो गया 2v0, p0। इज इट क्लियर टू यू? और वैसे इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं बदल रहा हूँ, ये हो जाएगा v0, 2p0, v0, 2p0। ठीक है, इससे कोई व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि दाब उतना ही है और वॉल्यूम इतना ही है। फिर देखते हैं इसके जो नीचे कंपोनेंट्स बैठ रहे हैं वो कौन से हैं। मैं वैसे बिना उसके भी किया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन तरीका। एक तरीका तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ एक वो है, उसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं। आपको सबसे सिंपलेस्ट यही पड़ेगा। पूछा क्या गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब पहली बात तो आप देखेंगे अगर स्टेट ए से स्टेट बी की ओर जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम v0 है, बिल्कुल सही दिख भी रहा है, कम है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम है आपका 2v0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो सिस्टम में जो गैस है या जो भी चीज रखी हुई है वो एक्सपेंड कर रही है। तो एक्सपेंड कर रही है तो सीधी सी बात है एक्सपेंशन का लॉ हमें निकालना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर हमें लेके चलना है तो उसमें एक्सपेंशन लेके चलना है कि हाँ गैस एक्सपेंड हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, ये स्ट्रेट लाइन ए और बी की ए बी की इक्वेशन क्या होगी, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप बताएंगे जरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है। जो हमने पढ़ी है दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो होती है y माइनस y1 बराबर प्रवणता, जिसे कहते हैं ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब कोऑर्डिनेट को आपको डिसाइड करना है कि कौन सा 1 है, कौन सा सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो इसे मैं मान रहा हूँ x1, y1 और इसे मान रहा हूँ मैं x2, y2। तो y माइनस y1 कोऑर्डिनेट p0 है तो ये जाएगा y p एक्सिस है माइनस p0 इक्वल टू y2, y2 कितना है 2p0 है, 2p0 माइनस का p0 अपॉन x2 कितना है, x2 है v0 और माइनस का x1 कितना है 2v0 और ब्रैकेट में x कितना है v माइनस x1 कितना है 2v0। ठीक, तो बताओ जरा कितना आ गया। तो ये आ गया आपका p माइनस p0, इसका मतलब ये तो ऐसे रहेगा p माइनस p0 और बराबर 2p0 में से p0 क्या बचा, p0 अपॉन v0 में से 2v0 क्या माइनस का v0 और ब्रैकेट में v माइनस का 2v0। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो कितना आएगा, माइनस का pv0 माइनस प्लस हो जाएगा p0 v0 बराबर हो गया p0 v और इसकी मल्टीप्लाई से भी होगा, इसकी मल्टीप्लाई से भी करनी है, माइनस का 2p0 v0। करेक्ट। अब देखना है क्या कुछ सम हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। इस चीज को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा p0 v0 प्लस का 2p0 v0 इक्वल टू ये कितना है p0 v और ये वाली चीज उधर चली जाएगी तो हो जाएगा प्लस का pv0। करेक्ट, p0 और ये है 2p0 v0, ये है p0 v0, तो दोनों भाग हो जाएंगे 3p0 v0 और बराबर p0 v प्लस pv0। यहां से हमें p की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर ले जाएंगे। अच्छा, 3p0 v0 माइनस के p0 v इक्वल टू pv0, इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3p0 v0 माइनस के p0 v अपॉन नीचे ले गए p इक्वल टू नीचे ले गए v0, ये बच गया p, इक्वेशन फर्स्ट। तो p की वैल्यू आ गई। वी ऑल्सो नो द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन n मोल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मेंशन करा n मोल है, क्या होगा pv इक्वल टू nRT। ठीक, हमें टेम्परेचर बताना है और वॉल्यूम एक्सपेंशन जो मैं बात कर रहा था वो यहां पर आएगी बात कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। आप देखेंगे इस कर्व के अलॉन्ग इधर से जा रहा हूं तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। मतलब प्रेशर जो है वॉल्यूम पर डिपेंड होकर वेरी कर रहा है। ये वॉल्यूम वेरिएशन की वजह से प्रेशर में ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर निकालने के लिए हम dt ओवर dv निकालेंगे। जैसे कि आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है, आपको जरा प्रेशर की वैल्यू यहां पर रखें, पहले टेम्परेचर निकालो यहां से, कितना जाएगा इसको नीचे लाओ, कितना हो गया pv अपॉन nr इक्वल टू टेम्परेचर। ये नोट कर लिया होगा तो इधर का मैं मिटा दे रहा हूं, फिर समझेंगे आप कि मैं कहना क्या चाह रहा था। इधर का मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या है मेन मुद्दा जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाना चाह रहा हूं और फिर देखते हैं उसका रिजल्ट सही हाथ लगता है नहीं। कितना है ये बताओ। ये आ गया आपका, यहां से आप बताएंगे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, तो टेम्परेचर बताओ कितना आ गया।
टेम्परेचर T इक्वल टू आ गया PV अपॉन NR, करेक्ट। T इक्वल टू टेम्परेचर, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू ये कितनी है 3P0 V0 माइनस का P0 V0, सॉरी P0 V अपॉन नीचे है V0, तो ये आ गया NR और ये हो गया V0 और इनटू है V, ठीक है। V0 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि किसी स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास वेरिएबल जो आ गया, एक ये फंक्शन वेरिएबल आ गया, ये फंक्शन वेरिएबल आ गया। अब ये डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू V करूंगा, विद रेस्पेक्ट टू V, तो देखते हैं कितना मिलेगा हमको। dt ओवर dv की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dt ओवर dv इक्वल टू जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कितनी है, NR V0 कांस्टेंट है, और d ओवर dv, और डिफरेंशिएशन करना है हमें 3P0 V0 माइनस का P0 V इंटू V का, ठीक। डिफरेंशिएशन करेंगे कितना मिलेगा, डिफरेंशिएशन करो, dt ओवर dv इक्वल टू 1 अपॉन NR V0 इंटू पहली बार में पहला बार तो ये छोड़ देंगे 3P0 V0 माइनस के P0 V, और दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या है, पहली बार में पहला बार, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरी बार में दूसरा बार क्या है V, और पहले का डिफरेंशिएशन माइनस का P0 आ रहा है, माइनस का P0, ठीक। बाय द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, बाय द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन अगर आप देखते हैं तो वहां ये कहा गया है साफ साफ, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन निकालनी है तो dt और डी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा। इस पूरे को अगर आप जीरो के बराबर करेंगे तो आएगा 3P0 V0 माइनस के P0 V, प्लस ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का P0 V, तो ये हो जाएगा माइनस का P0 V, साफ साफ दिख रहा है माइनस का, देखो यार इसे माइनस, ध्यान से देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का P0 V इज इक्वल टू 0। तो अब इसके जरिए हमें सोल्व करके निकालना है यहाँ से कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, ठीक। तो यहां तक हमने नोट कर लिया, अब ये आगे का मिटा देता हूं क्योंकि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहां से हमें जो निकालना है वो निकालना है वेरिएबल पैरामीटर। वेरिएबल पैरामीटर इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन का वेरिएबल पैरामीटर है कैपिटल V, तो वो V निकालना है हमें। देखो जरा कितना क्या, ये लिखा हुआ है 3P0 V0 माइनस का P0 V, और P0 V जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2P0 V इक्वल टू 0, 3P0 V0 इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो आ गया 2P0 V, P0 से P0 कैंसिल हो गया, 3V0 इक्वल टू 2V, इसके नीचे लाए 3V0 अपॉन 2 इक्वल टू V। इसका मतलब जब वॉल्यूम की वैल्यू इतनी होगी, कितनी होगी, जब वॉल्यूम की वैल्यू 3V0 अपॉन 2 होगी, उस दौरान टेम्परेचर जो है गैस का वो बहुत ज्यादा होगा, उस n मोल गैस का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर होगा कितना, उसकी वैल्यू हमें यहां रखनी पड़ेगी। सो मैक्सिमम टेम्परेचर, सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस, मैक्सिमम temperature of the gas will be, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर T इक्वल टू 3P0 V0 माइनस का P0 V अपॉन NR V0 इंटू V था, इस पे हमें V की वैल्यू रखनी है, तो T इक्वल टू आ गया 3P0 V0 माइनस के P0 इंटू V की वैल्यू है 3V0 बाय 2 और इंटू है 3V0 बाय 2 अपॉन NR V0, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 3 या 3, तो टेम्परेचर T इक्वल टू आ गया 3P0 V0 अपॉन नीचे 2 ही बचेगा, ठीक है। देख लो फिर से, 2 3 6, 6 में से 3 या 3, या वैसे भी कर सकते हैं 3 पूरा है 3 आधा है, पूरे में से आधा गया, आधा ही बचेगा, तो यही बचेगा P0 V0 इंटू 3V0 बाय 2 अपॉन नीचे है 1 अपॉन NR V0, V0 से V0 कैंसिल, 3 क्या 9, टेम्परेचर T इक्वल टू आ गया 9P0 V0 अपॉन 2 दूनी 4, 4 NR, ये आपका जो है टेम्परेचर आ गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसे कहा गया। तो ये आपके ऑप्शन में दे रखा था, जब कोई ये क्वेश्चन शायद गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगी। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको किसी भी जरिए से एक रिलेशन निकालना होता है, जिसमें आप डिफरेंशियल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नियम होता है कि आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल करना होगा, वो करने के बाद आप जस्ट रख देंगे। और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर मैक्सिमम या मिनिमम चीज पूछ रहा है तो हो ही नहीं सकता वो मैक्सिमम मिनिमम ना लगे। आप समझ बात को, अगर मैक्सिमम या मिनिमम चीज पूछ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन जरूर लगेगी, और यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम में, पूछ रहा है टेम्परेचर को, तो dt ओवर dv को 0 इक्वल होना पड़ेगा। तो आई होप आपने ये सब चीज नोट कर ली होंगी, तो मैं इन्हें मिटा देता हूं और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक।
तो बात करते हैं du की वैल्यू कितनी होती है भाई। तो du की वैल्यू होती है du इक्वल टू cv dt। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू कैसे निकाले। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cp माइनस cv इक्वल टू r होता है। cv निकालना है, कॉमन ले लिया, cp माइनस cp अपॉन cv माइनस 1 इक्वल टू r हो गया। इसे गामा कहते हैं, तो r अपॉन गामा माइनस 1 हो गया। कितना हो गया, r अपॉन गामा माइनस 1। जिसे गामा नहीं पता तो गामा का एक फॉर्मूला बताया था, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन f होता है। तो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन f, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक 3 रख दिया, 3 कम 3, 3 और 2 5, ये हो गया 5/3। तो 5/3 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो गया, r अपॉन 5/3 माइनस 1, तो ये हो गया r अपॉन एलसीएम ले लिया 3, ये हो गया 5 माइनस 3, 3 चला गया ऊपर, ये हो गया 3r/5 में 3 2, 3r/2 cv की वैल्यू है। तो यहाँ रखेंगे du प्लस 3r/2 और इसकी dt की वैल्यू t0 है। ठीक है, तो ये du की वैल्यू है, तो ये du की वैल्यू है। करेक्ट, du की वैल्यू इतनी हो गई, इसे मिटा देते हैं और यहाँ रखते हैं। तो हीट कितनी आएगी, Q इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 3RT0/2 और DW की वैल्यू कितनी है, ये हम निकाल चुके हैं, PV0 है। तो यहाँ पर रख देंगे PV0। PV0 बराबर कितना होता है, RT0 के इक्वल होता है, क्योंकि PV इक्वल टू RT होता है, तो PV0 इक्वल टू हो जाएगा RT0। तो यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू 3RT0/2 प्लस PV0 इक्वल टू RT0। RT0 बिल्कुल सही, एलसीएम लेना आता है अच्छी तरीके से। Q इक्वल टू 3RT0 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 2RT0 अपॉन 2, तो Q इक्वल टू आएगा 3 और 2 5, 5RT0/2। तो ये हमारी हीट आ गई। तो हीट और वर्क किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं मैंने आपको दोनों कंडीशंस में निकाल के बता दिया। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अगला टॉपिक दूसरी कॉपी में। यस, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, हमें थर्मोडायनेमिक्स लॉ समझाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझाया जा सके। उसमें क्या क्या पढ़ाना है, थर्मोडायनेमिक्स लॉस पढ़ाने हैं, फिर क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और बस लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉस समझते हैं पहले। ठीक है, देखो अब क्या क्या चलेगा तुम बता दो। थर्मोडायनेमिक्स लॉस चलेंगे, एक न्यूमेरिकल चलेगा, फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी बात बताऊंगा मैं, जो नेसेसरी चीजें होंगी वो सारी बात मैं इसमें डिस्कस कर लूंगा। ठीक, इसे मिटाते हैं और फिर हेडिंग डालते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ। मतलब जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है वो किन बेसिक लॉज पर टिकी हुई है। जो जीरोथ लॉ है वो बहुत ही शानदार नियम है, मुझे बहुत लगाव है उस नियम से। जीरोथ लॉ के बारे में अभी बताता हूँ, चलो थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ में सबसे पहला जो लॉ आता है वो है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ये कहता है अगर दो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम का नाम है सिस्टम ए और इस सिस्टम का नाम है सिस्टम बी, और ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब होता है दोनों आइसोलेटेड हैं, ना तो इसके बीच में कोई टेम्परेचर या हीट या केमिकल किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये हर तरीके से इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है, अलग अलग। ये तीसरे किसी सिस्टम के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ, मतलब ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर टेम्परेचर टीबी निकालोगे ना तो टीबी टीसी के बराबर होगा, और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब टीए निकालोगे तो टीए टीसी के बराबर होगा। तो आप खुद देखो, अगर टीए टीसी के बराबर है, टीबी टीसी के बराबर है, तो क्या टीए टीबी के बराबर नहीं होगा, एम्प्लाइज टीए इक्वल टू टीबी, टीए इक्वल टू टीबी, बिल्कुल सही बात। यही आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ यही कहता है, और जीरोथ लॉ यही कहता है कि यदि दो अलग सिस्टम अलग अलग सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, परस्पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इफ टू systems are separately मतलब isolatedly in thermal equilibrium with third system
then they will also in thermal equilibrium mutually, तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस हिंदी में ये कहा जाता है यदि दो सिस्टम्स, दो निकाय आपस में ताप्य साम्य में हैं, यदि दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो परस्पर, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, यदि दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अगर इस पर कोई बहुविकल्प बनता है, एमसीक्यू बनता है तो आप उसे कर पाए इसलिए डिस्कस किया गया, अदरवाइज इसका कोई यहाँ मूलभूत रोल नहीं है। ये वास्तव में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है और दूसरा लॉ ऊष्मा के अमाउंट को बताता है कि कितना अमाउंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। और इसे फर्स्ट लॉ के बाद में डिस्कवर किया गया था इसलिए जीरो लॉ का आंसर, ठीक। नंबर 2 बात करते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ तो ये हो गया थर्मोडायनामिक लॉज के अंदर आ गया नंबर 2, इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। चलो थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का मैं थोड़ा बता देता हूँ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, वर्क डन के बारे में पता होना चाहिए, और वर्क डन सिस्टम पर कैसे होता है और सिस्टम द्वारा कैसे किया जाता है, तब हम बता पाएंगे हीट की एक्सेसनेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में समझा देता हूँ। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो मेरे भाई इंटरनल एनर्जी कहते किसे हैं, इसे सबसे पहले तो यू से डिनोट करते हैं और ये एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी सिस्टम के वो उस प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करते कि जिसके द्वारा उसको ले जाया गया है, वो डिपेंड करते हैं उसकी इनिशियल और लास्ट स्टेज पर। जैसे कि मान लो किसी सिस्टम को इस प्रोसेस के द्वारा और इस प्रोसेस के द्वारा गुजारा गया है ए से बी तक, तो जिसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करेगी, ना कि इस पाथ पर कि उसे किस तरीके से गुजारा गया है। तो ऐसे फंक्शन को स्टेट फंक्शन कहा जाता है। जैसे आपने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो कि इनिशियल लास्ट स्टेज पर डिपेंड करते हैं, समथिंग लाइक दैट। वैसे ये जो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन वे फंक्शंस होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, अगर किसी सिस्टम के अंदर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल, मान लीजिए गैस सिस्टम है, कोई सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, अगर सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है तो उसके मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मूव करते रहेंगे। अगर वो मूव कर रहे होंगे तो उनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और जरूरी नहीं है कि वो परस्पर रोटेट ना करो, तो ये हो सकता है उसमें रोटेशनल मोशन भी हो, रोटेशनल मोशन भी होगा। और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो वाइब्रेशनल मोशन भी होंगे, वाइब्रेशनल मोशन भी होगा। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के मोशन के कोरस्पॉन्डिंग उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है, और इन सभी एनर्जीज की छोटी मोटी एनर्जीज के सम को ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब इंटरनल मतलब आंतरिक और एनर्जी मतलब ऊर्जा, उसके अंदर जितनी भी प्रकार के मोशंस हो सकती हैं, सभी पॉसिबल मोशंस के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब जरा सोच के बताइए, एक मान लीजिए बॉक्स है, एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, मान लीजिए एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने चूहा रख दिया है और बॉक्स को गर्म करने लग गए। तो जब गर्म करेंगे तो चूहा कूदेगा, तो चूहे कूदने की वजह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी इसके अंदर, डिब्बे के अंदर, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। आप कहीं पर भी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल की है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी जरूर बढ़ेगी, और इन सब के बढ़ने का मतलब सीधा आंतरिक ऊर्जा पर प्रभाव डालना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, सामने होती है, बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के, जीरोथ लॉ जो हो गया। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के बारे में, और इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गई आई होप। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ क्या होता है, नंबर 2 थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ को मेरे भाई कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई सिस्टम है आपके पास, ठीक, और इस सिस्टम के ऊपर ये पिस्टन रखा हुआ है, और पिस्टन के ऊपर मैंने यहां पर वेट रखा हुआ है। वो वेट क्या कर रहा है, जब गैस इसके अंदर भरी गई है तो इस गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन अपने आप ही स्वतः ना उठने लग जाए, इसी वजह से मैंने इसके ऊपर वेट रखा है, तो वो बैलेंस कर रहा है नीचे के प्रेशर को ऊपर के वेट से। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं नीचे टेम्परेचर बढ़ाता हूं या नीचे किसी सोर्स के द्वारा मैं आग जलाता हूं, तो आग जलाने पर क्या होगा कि नीचे से हीट प्रोवाइड हो जाएगी इस सिस्टम को, और हीट मिलने के बाद गैस के मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी, नीचे से मेरी हीट और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगे। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल जो है टक्कर मारेंगे ऊपर वाली वॉल पर, साइड वाली वॉल पर। साइड वाली वॉल रिजिड है और वो नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर वाली वॉल डिस्प्लेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस है।
तो प्रेशर इंक्रीज होने लगा। जब प्रेशर इंक्रीज होने लगा तो पिस्टन जो है यहां तक आ गया। जब पिस्टन यहां तक आ गया तो हमने बोला यार ये तो dx डिस्प्लेस कर दिया इनने। जब dx डिस्प्लेस कर दिया इसका मतलब इनने dw वर्क भी करा होगा। तो हमने कहीं ना कहीं अगर देखा, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि जो तुमने हीट थोड़ी बहुत दी होगी डी क्यू, वो हीट दो जगह यूज होगी। सबसे पहले हीट मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज करेगी, मतलब पूरी तरह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। इंक्रीजमेंट इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीजमेंट इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। फिर उसके बाद उस इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने के बाद वो पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकेगा तो उसके द्वारा वर्क किया जाएगा। इसका मतलब दो जगह यूज होगी, डी क्यू इक्वल टू इंक्रीजमेंट डी यू हो जाएगा प्लस वर्क डी डब्ल्यू होगा। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी सिस्टम को दी गई हीट दो जगह यूज होती है। नंबर एक उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और नंबर दो उस पर वर्क करने में। इफ वी प्रोवाइड dq heat to any system, then this heat is used in two ways. Its first part increase the internal energy of the system, while second part done the work। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में आपको याद रखना है जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंडेंट और है। अगर इस दौरान जो है मॉलिक्यूल ट्रांसमिट हो रहे हैं, इस वॉल से आर पार जा रहे हैं, मतलब कि सिस्टम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहा हो, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की, उसे भी लिख दे रहा हूं मैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू माइनस का म्यू डी एन। तो ये आपका जो है यहाँ म्यू जो है वो है केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में भी इसका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है। इस पर बेसिस क्वेश्चन मैंने पीछे कर दिए थे डिस्कस, और एक क्वेश्चन आगे भी है वो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी ही। ठीक, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं। एक बात को समझे आप। चलो एक स्टार रिमार्क में लगा देता हूं, मैं रिमार्क में ही लिख देता हूं। ये तो नोट कर ही लिया हुआ था फर्स्ट लॉ के बारे में। रिमार्क में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में मतलब चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, जिसे हम पूरा घुमाकर कर सकें। साइक्लिक प्रोसेस एक स्टेट ये है, और ये यहां से ए बी तक गया, और ये बी से सी तक गया, एक साइकिल बन रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा यू निकालें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है जीरो आएगा। फॉर साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो ये आप रिमार्क में याद रखेंगे। तो इसलिए थर्ड फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी की वैल्यू जीरो रखेंगे, डी क्यू इक्वल टू प्लस का डी डब्ल्यू, इसका मतलब हो गया एम्प्लाइज डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। इसके लिए हम डायरेक्ट हीट को ही क्या कह देंगे, हीट को ही वर्ग करके कॉल कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस यदि एडियाबेटिक प्रोसेस हो, इफ प्रोसेस इज एडियाबेटिक, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू की वैल्यू जीरो होती है। सो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या बताया मैंने आपको, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ कहता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहां वैल्यू रखेंगे, डी क्यू की वैल्यू तो जीरो हो गई, जीरो इक्वल टू कितना हो गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू आ गया। ठीक, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया, एम्प्लाइज डी डब्ल्यू को इधर ले आएंगे तो माइनस का डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू आ गया, एम्प्लाइज डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का डी यू हो गया। क्योंकि एक स्टेट फंक्शन के बराबर होता है, इस दौरान वर्क डन जो है वो एक स्टेट फंक्शन होगा। बहरहाल वर्क डन एक स्टेट फंक्शन नहीं होता, लेकिन यहां पर एक स्टेट फंक्शन होगा। इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। रिमार्क स्टार में लिखेंगे हम, रिमार्क द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस is a state function,
स्टेट फंक्शन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे एक न्यूमेरिकल है जो कि इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है, उससे हम अभी डिस्कस करते हैं। बारह देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। तो ये आपने नोट कर लिया, तो मिटा देता हूँ और न्यूमेरिकल अगला पढ़ लेते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द n moles ऑफ अ गैस इज गिवन लाइक दैट एंड कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल स्टेट। ओके, ये नोट कर लिया और मिटा देता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द n moles ऑफ द गैस इज गिवन बाय, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रखा है E = 3/2 nRT - A upon V। वेरी गुड। When V, capital V is the volume of the gas, everyone knows the temperature, capital T everyone knows, and positive constant सबको पता है, 1 moles of the gas is isolated T1 to T allow expand। ओके, एक स्टेट दे रखी है T1 V1 और यहां से ये एक्सपेंड करता है, ये एक्सपेंड करता है और पहुंच जाता है T2 V2 में, T2, V2 expand 1 mole gas isolate is allowed to expand difficulty into the vacuum to final state of the temperature। T2 निकालिए, T2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए एक चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर कोई गैस भरी हुई है इस तरफ। अगर इस चैम्बर के अंदर इस तरफ गैस भरी हुई है तो डेफिनेटली उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। उस इंटरनल एनर्जी को इन्हें ई कहा है, और फिर कहा यहाँ पर एक वैल है और यहाँ पर है वैक्यूम है, और इस स्टेट का नाम दे रखा है T1 V1 और इस स्टेट का नाम कुछ भी नहीं दे रखा है। जब इसे एक्सपेंड किया जाता है तो फाइनली टेम्परेचर जो होता है वो जाता है T2 V2, फाइनली होता है T2 V2। बाद में देखो पहले तो गैस ही नहीं थी, तो यहाँ पे गैस, इसी स्टेट का नाम मत लिख देना है T2 V2। तो बोल रहा है कि इस टाइम इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर पहली वाली एनर्जी को 1 मान लो और दूसरी वाली एनर्जी को 2 मान लो, तो वैक्यूम में एक्सपेंशन आइसोलेटली हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। पहली बात, जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो फंक्शन कैसे वेरी करेगा उस चीज को हम देखते हैं। तो पहले पूरे सिस्टम के क्वेश्चन को पहले स्टेट के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए लिखता हूं, फिर पूरे को दूसरी स्टेट के लिए लिखता हूं, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को 0 को कर रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे इसे। ओके, यहां रख दी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट, बताओ कैसे निकालेंगे। E1 की वैल्यू, E1 जो आएगा वो आएगा 3/2 nRT1 - A upon V1, और E2 की वैल्यू E2 = 3/2 nRT2 - A upon V2। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब ये आया कि आप निकालोगे E2 - E1, इसकी वैल्यू आएगी 0। E2 की वैल्यू निकालो, कितना है 3/2 nRT1 - A upon V1, और माइनस A1 निकालो 3 अपॉन E2 है भाई, 2 लिखो ना यहाँ पे, 2 लिखेंगे, 2 3/2 nRT1 - A upon V1। हमें निकालना है T2, तो T2 निकालने के लिए T2 को रोक लो, बाकी को भेज दो। कितना हो गया 3/2 nRT2 = ये माइनस की चीज उधर आके प्लस की हो जाएगी, कितना जाएगा 3/2 nRT1 - A upon V1, और ये वाली चीज भी उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस का A upon V2। तो 3/2 nRT2 कॉमन आ रहा है, कुछ अभी आएगा 3/2 nRT1 कॉमन आ रहा है, माइनस का A बचेगा अंदर, कितना 1 upon V1 माइनस का 1 upon V2। ठीक, तो यहाँ से T2 की वैल्यू लो, T2 = कितना आ गया, इस चीज को ऊपर लेंगे तो 2 चला जाएगा, 3/2 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो काट देंगे, अच्छा लगेगा ना, काट देंगे। चलो आप कह रहे हैं तो काट देते हैं, कट गया। T2 = कितना बच गया, बच गया RT1 - A। इस पूरी चीज को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 2 चला गया ऊपर, हो गया 2A, और 3nR आ गया नीचे अपॉन 3nR, और ये बच गया ब्रैकेट में 1 upon V1 और माइनस का 1 upon V2, और ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा। टेम्परेचर हमने निकाल लिया सेकेंड स्टेट में। मैच कर लेते हैं, तो टेम्परेचर आपका आ गया है T1 + 2/3 RA 1 upon V1, बिल्कुल सटीक है। ये गैसेस कांस्टेंट के बारे में एक पंगा दे रखा है, पर वो भी तगड़ा इशू नहीं है। अच्छा एक बताओ, जब हमने कैंसिल करा तो यहाँ R थोड़ी बचेगा, तो R चला जाएगा, बिल्कुल इतना है आंसर।
ठीक, पहली स्टेट में आ गया, सेकंड स्टेट में ये है, सेकंड स्टेट की पूरी फंक्शन उधर चला गया तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये वाला माइनस की हो जाएगी तो फिर ये प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में से माइनस का हो जाएगा, और बस T1 कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपने नोट कर ही लिया हुआ तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके ओके ओके, न्यूमेरिकल भी करते हैं, जल्दी आ गए न्यूमेरिकल इस बार, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन भी जो है ग्राफ से रिप्रेजेंटेड है, पर अच्छा क्वेश्चन है, शायद वर्क डन निकालने को कहेगा, अभी समझाते हैं आपको कैसे निकालते हैं वर्क डन। ठीक, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये देखो, थर्मोडायनामिक्स लॉज हमने पढ़ना स्टार्ट करा, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने क्वेश्चन करा, उससे पहले भी क्वेश्चन और दे रखा है, इससे पहले क्वेश्चन दे रखा है, हमने अभी ये क्वेश्चन करा इंटरनेट से रिलेटेड, तो 1 कह लेते हैं, इसे 2 कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस विद इंटरनल एनर्जी यू इज गिवन बाय, गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेट, गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस। भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखे पी वी इक्वल टू 1/3 u, और पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस निकालिए। इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस निकालना है, और ऑप्शन दे रखे हैं पी वी की पावर 1/3 इज कांस्टेंट, पी वी की पावर 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट दे रखे हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करने को कह रहा है। पहली बात इन्हें बिल्कुल सही बात बताई कि हमारी जो पीवी की घात गामा वाली इक्वेशन आती है वो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल टू एनआरटी से आती है। अब यहाँ पे इक्वेशन स्टेट जो है दे रखी है पीवी इक्वल टू 1/3 u, तो इस स्टेट फंक्शन से अगर आप एडियाबेटिक इक्वेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेट क्या दे रखी है। स्टेट दे रखी है प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो उसमें क्या चेंज जीरो होगा, हीट ऑफ एक्सचेंज जीरो होगा। इसका मतलब क्या, गिवन प्रोसेस इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, डीक्यू वैल्यू जीरो बाय थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, बाय थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ होता है मेरे भाई डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू, डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू। डीक्यू कितना है, जीरो, डीयू कितना है, डीयू कितना है, यहां से निकाल लो 3 PU है, 3 PV प्लस डीडब्ल्यू कितना होता है, PdV। डी मल्टीप्लाई 3 तो बाहर कर लो यार, कांस्टेंट चीज को क्यों ले रहे हो। पीवी इक्वल टू प्लस PdV, डिफरेंशिएट कर दो, 0 इक्वल टू 3, पहली बार में पहला बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी बार में दूसरा बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन dP प्लस PdV, 0 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 3 PdV प्लस 3 VdP प्लस PdV। आगे देखते हैं क्या होता है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है PdV 3 है और फिर PdV 1 है तो 4 PdV हो जाएगा। 0 इक्वल टू हो गया 4 PdV प्लस 3 VdP। कुछ कॉमन ले रहे हैं तो PV से डिफरेंशिएट डिवाइड करने पर। अच्छा ऐसे आप देखो वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन नहीं बन रही है। अगर आपने मैथ में सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरे हिसाब से तो ये वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन बन रही है। तो ये इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं PV से डिवाइड कर दूंगा, डिफरेंट डिवाइडिंग। आप समझ रहे हो बात को, देखो P स्टेप डिवाइड करूंगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे इसके आ जाएगा, क्योंकि साफ साफ वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन आप देख सकते हो। वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन है PV से डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग बाय PV ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। करो भाई डिवाइड कितना है, 0 इक्वल टू 4 dV अपॉन V प्लस 3 dP अपॉन P, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसे इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इंटीग्रेट 0 इक्वल टू कितना गया, 4 log V प्लस 3 log P, पावर ऊपर ले जा, V की घात इतना, P की घात इतना, तो 0 इक्वल टू आ गया log E बेस पे V की घात 4 इंटू P की घात 3। भाई लाना क्या है, लाना क्या है, दिस इज मीन। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या चाहिए, कभी हम अपनी अलग ही रामायण छाप से रहे और ऑप्शन से दूर भाग जाए। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है 4/3 भी ऑप्शन है। ओके, P की सिंगल पावर रखनी है
पी की सिंगल पावर रखने के लिए बहुत सिंपल है, यहां से आपको पी की पहले आप लिखाओ क्या आएगा, ये आ जाएगा एम्प्लाइज पी की पावर 3 इंटू वी की पावर 4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, पी की पावर उधर ले जाएंगे तो एम्प्लाइज ये आ जाएगा पी इंटू वी की पावर 4/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, पी वी की पावर 4/3। तो स्टेट फंक्शन अगर दे रखा हो तो हम थर्ड एंड फर्स्ट लॉ से वो प्रोसेस किस कंडीशन में एसोसिएटेड है, उस प्रोसेस में हमने ऐसे एडियाबेटिक ले रखा है, आइसोथर्मल भी कहेगा तो कुछ भी कहेगा, उस स्टेट में हम ऐसे उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया पी वी की पावर 4/3। एक बार जैसे में क्वेश्चन ऐसे आया था तो उन्होंने कहा था कि इसका स्टेट फंक्शन जो है पी वी की पावर n है और n का मान निकालो, तो ऐसे ही पूरा करके लाना था और n का मान कंपेयर कर देना था, 4/3 आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी ग्राफिकल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन टू द साइक्लिक प्रोसेस एबीसीडी एज शोन इन द फिगर। फिगर दे रखा है एक, और कहा है कि इसके अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट की गई है, ये ओरिजिन है और ये साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। और दे रखा है इधर की तरफ जा रहा है, ये है ए से बी तक, और फिर इधर की तरफ जा रहा है बी से सी तक, फिर इधर की तरफ जा रहा है सी से डी तक, और इसको दे रखा है 200 के पर प्रेशर एक्सिस है ना, ये तो पास्कल में होगा, ये हो गया 100 के, ये भी होगा पास्कल में। वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है 100, और ये है 300। ठीक, पूछा क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी सी डी 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 पी डी एंड फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस पूछा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, टोटल हीट रिजेक्टेड निकालते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए भाई कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको सिंपलेस्ट एक एक लाइन के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो डब्ल्यू ए भी निकालते हैं, पहले डब्ल्यू ए भी निकालते हैं, फिर निकालेंगे डब्ल्यू बी सी, फिर डब्ल्यू सी डी, ऐसा निकाल के आंसर जाएगा। तो आप देखो जब यहां से यहां तक जाओगे तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, पीडीवी होता है वर्क डन। तो क्या होता है पीडीवी, तो पी इंटू डीवी कहूंगा, V2 माइनस V1 कर लेते हैं। तो पीडीवी में क्या होगा देखो ध्यान से, प्रेशर कितना है 100, वॉल्यूम किलो है 10 के हाथ 3, इंटू वॉल्यूम क्या है 300 में 100 गया 200, इंटू सेंटीमीटर क्यूब 10 के हाथ सेंटीमीटर 10 के हाथ माइनस 2 मीटर, और क्यूब 6। सोल्व करो कितना आ रहा है, ये हो गया 6 में से 3 गया, आ गया -3, और ये हो गया, चलो पहले लिख लेते हैं, 2 के पीछे 2 और 2 4 0, 1 2 3 4, और 10 की घात 3 पावर कट गई -3, तो ये हो गया, ये 3 से ये 3 चलेगा 0, ये आ गया 20 जूल। तो डब्ल्यू ए बी तो भाई 20 जूल आ गया। ठीक, आगे चलते हैं डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू बी सी में लगाऊंगा पीडीवी। सबसे पहले देखेंगे क्या वॉल्यूम वेरिएबल है, तो मेरे हिसाब से तो वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ 300 ही है, तो इस एक्सेस पे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पीडीवी अगर मैं लगाऊंगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो 0 आ जाएगा। तो डब्ल्यू बी सी तो भाई 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डब्ल्यू सी डी की बात करते हैं। डब्ल्यू सी डी उल्टा जा रहा है, प्रेशर है 200 केल्विन 10 की घात 3, ठीक, और वॉल्यूम में डिफरेंस है 300 माइनस 100, करेक्ट। तो लेकिन स्टेट फंक्शन क्या है, 100 में से 300 घटाना पड़ेगा क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो 100 माइनस 300, डब्ल्यू सी डी इक्वल टू 200 गुणा 10 की घात 3 गुणा 100 में से 300 गए, 10 की घात -6 भी लेना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब है, 300 में से 100 गए, यहाँ बचा 200 है, 200 बचा भाई, 300 में से 100 गया तो 200 बचा, 200 गुणा 10 की घात -6, 2 और 2 4 0, डब्ल्यू सी डी इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 के पीछे 1 2 3 4 0 गुणा 10 की घात -3, ये 3 0 चले गए, तो डब्ल्यू सी डी इक्वल टू आ गया 40, वो भी माइनस का 40 जूल। ठीक, अब बात करते हैं डब्ल्यू डी ए के बारे में। डब्ल्यू डी ए कितना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0 होगा। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट है एक्सेप्ट 100 पे है। सो नेट वर्क डन, सो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा भाई, W इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए प्लस डब्ल्यू सी डी
ट्राइंगल आ जाता है ना, सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। वैल्यू पुट करो भाई, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए बी की वैल्यू 20 प्लस डब्ल्यू बी सी 0 प्लस डब्ल्यू सी डी माइनस का 40 और डब्ल्यू डी ए 0। 20 में से 40 गया माइनस का 20, एम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू आ गया 20 में 40 गया माइनस का 20 जूल। ठीक, तो ये आ गया माइनस का 20 जूल वर्क आ गया और ये टोटल वर्क डन आ गया। ठीक, आंसर मैच कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन बिल्कुल सटीक दे रखा है माइनस का 20 जूल। अब पूछा गया है कि हीट कितनी एक्सेस होगी यहाँ पर। तो हीट के लिए मैंने आपको वही बताया, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ आपको लगाना है और आपको हीट पता चल जाएगा। तो पहले आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको हीट निकालना बताता हूँ कि हीट इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितना हो। सबसे पहली बात उसने चीख कर क्वेश्चन में कहा है कि प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि 0 होता है। एज वी नो, ये बताइए क्या दिया हुआ है, ये नेट वर्क डन आ गया, टोटल वर्क डन, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो नहीं कह रहे, साइक्लिक प्रोसेस मेंशन है एज गिवन, एक मिनट रुको, रिकॉल कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए और दूसरे स्टेट से फिर पहले स्टेट में आए। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हमें आपको एनर्जी में चेंज दिखाई देगा, वही पहले से दूसरे में जाने में दिखाई देगा। तो आप जो नेट निकालेंगे इंटरनल एनर्जी में चेंज तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे, लिखेंगे एज वी नो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। इसका मतलब क्या है, du की वैल्यू 0 है, ये dw है। सो बाय थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, समझ में आया। वर्क डन तो हमारे पास इतना आ गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज हमारे पास इतना आ गया। सो बाय थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ में भाई क्या होता है, वो होता है dq इक्वल टू du प्लस dw, dq इक्वल टू du प्लस dw। dq कितना है निकालना है मेरे भाई, du कितना है 0, dw कितना माइनस के 20 जूल, एम्प्लाइज q भी कितना आ गया माइनस के 20 जूल। ठीक, ये आपके पास आ गया हीट रिजेक्टेड या हीट रिजेक्शन। तो ये पूछा गया था, या तो एक तो पूछा था वर्क डन कितना होगा, पूछा था हीट रिजेक्शन कितना होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि पहले इसे मिटा लेते हैं, इसमें इंक डाल लेते हैं पहले मार्कर। तो यही छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं के जरिए जो है एग्जाम निकल जाता है। थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन जो है आपके हल्के होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस हल्के होते हैं। जब आपको बेसिक लॉज नहीं पता होंगे फिर नहीं हो पाएगा। बेसिक लॉज का मतलब जैसे था, आप देखो थर्मोडायनामिक्स में मजे की बात क्या है, थर्मोडायनामिक्स में मजे की बात ये फॉर्मूले बहुत कम है और उन्हीं के जरिए उथल पुथल करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जबकि ईएमटी में आपके बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो ईएमटी से थर्मोडायनामिक्स ईजी है, लेकिन क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन आएगा और आप उसे भी हैंडल या टैकल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन में भी एक फिगर दे रखा है, इसे मिटा देते हैं क्वेश्चन को, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो। और देखते हैं अगला क्वेश्चन की कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कहना क्या चाहेगा, कुछ भी कहना नहीं चाहेगा वो। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा ही लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। फिगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं लिख रहे। Figure shows two process A to B performed by the system AB. Let's delta Q and delta Q2 be the heat given to the system in the process A and B and respectively. इधर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन बता देता हूँ मैं क्या है। ऑप्शन है डेल्टा Q1 is greater than डेल्टा Q2 एंड सेकंड है ऑप्शन नंबर 2 है डेल्टा Q1 और is equal to डेल्टा Q2 और थर्ड वन है डेल्टा Q1 is less than डेल्टा Q2
और ये है फोर्थ वन है डेल्टा Q1 इज लेस देन एंड इक्वल टू डेल्टा Q2, और डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से, और पूछा है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, एक स्ट्रेट पॉइंट ये है और यहाँ से यहाँ तक जाने में एक ए माध्यम से जाता है और ये बी माध्यम से जाता है, और ये सी माध्यम नहीं दे रखा है, ये बता रहा है कैसे भी जा सकते हैं। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता है कोई प्रोसेस सिस्टम, तो आपको बताना है। और ये मेंशन किया गया है जो ए है, ए के से एसोसिएटेड एनर्जी डेल्टा Q1 है और बी से एसोसिएटेड एनर्जी डेल्टा Q2 है, तो कौन सी ज्यादा या कम होगी। ठीक है, ये पूछा गया। तो सबसे पहली बात ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, सबसे पहली बात ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी, डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा U की वैल्यू 0 होगी। और थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में अगर लगाऊं, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ होता है dq इक्वल टू du प्लस dw, du प्लस dw। तो du की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो dq इक्वल टू कितना है 0 प्लस dw, इसका मतलब dq इक्वल टू आ गया 0 प्लस dw, और dq इक्वल टू dw वैल्यू होती है pdv, इसका मतलब प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। तो आप जरा देखें, अगर pdv ग्राफ है ये, तो प्रेशर एक्सिस ये है और वॉल्यूम एक्सिस ये है, तो इस वाले ग्राफ के लिए जो प्रेशर मेंशन है वो ये है, ये प्रेशर है, और ऊपर वाले ग्राफ के लिए प्रेशर ये है। तो आप देखेंगे दूसरे जो ग्राफ है ये ऊपर वाला, इसका प्रेशर ज्यादा है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, इसका मतलब डेल्टा Q1 ज्यादा होगा, इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक से लगाया यार, सही है, इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक, क्योंकि प्रेशर पर डिपेंडेंट है यहाँ पर हीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए। आगे चलते हैं, और ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये जस्ट एक ऑप्शन था 1-2 नंबर के लिए, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर भी तमाम थ्योरीज थी पर हमने सोचा इसको लिखना बेकार है। आपको ये सारा पीडीएफ में मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है, तो आप जब कॉपी पर नोट करें तो मैं फिर आपको फिर बता दे रहा हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन जरूर नोट कर लें, क्योंकि कल के दिन आप पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन आपको समझ में आए करा क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना है हमें। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए भाई हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, दोनों की एफिशिएंसीज क्या होती हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हीट क्या है। हीट हमेशा कहाँ जाएगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाएगी, और जो रेफ्रिजरेटर और जो आपका इंजन होता है उसमें हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को पर्टिकुलर नेम दिए होते हैं। हॉट बॉडी को सोर्स कहा जाता है क्योंकि वो हीट प्रोवाइड करा सकता है, और कोल्ड बॉडी को सिंक कहा जाता है क्योंकि वो हीट रिसीव करता है। तो ये हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का चक्कर। तो पहले मैं आपको हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर बता देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ये बाद में केस है क्योंकि इसके बिना सेकंड में समझ में नहीं आएगा। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट इंजन की। यार स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है, मिटाओ। अच्छा, हैशटैग के साथ लिखो हीट इंजन, HEAT, हीट ENGIN। हीट इंजन में क्या होता है कि एक हॉट बॉडी होगी और एक कोल्ड बॉडी होगी। किसी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैसे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ किसका नाम क्या लिख सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा 1 - T2/T1 पढ़ा होगा तो ये इधर जाएगा T1 - T2/T1, जिसमें से घट रहा है, इसका मतलब T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर है, तो ये सोर्स का टेम्परेचर नीचे लिख दिया मैंने, सोर्स टेम्परेचर दे दिया T1, ऊपर लिख दिया सिंक टेम्परेचर दे दिया T2। ठीक, ये आपका इंजन है E। ये क्या करेगा, सोर्स से हीट लेगा और सिंक को दे देगा और वर्क भी करेगा, क्योंकि अगर वर्क नहीं करेगा तो हमें ऐसा क्या नहीं चाहिए, हमें ऐसा इंजन ही नहीं चाहिए। फिर इस चीज को समझाने के लिए बाकायदा कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट का ग्राफ प्लॉट किया गया था जिसमें 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक करते, बहुत लंबा प्रोग्राम है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कैसा प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कुछ ऐसा प्रकार है कि वहां एक पीवी डायग्राम खींचा गया था, और वो पीवी डायग्राम कुछ इस प्रकार से था। अगर आपको मोटे तौर पर बताया जाए तो मोटे तौर पर पीवी डायग्राम वो कुछ इस प्रकार का था, और ये एक स्टेट रखा था P1 V1, और ये स्टेट था P2 V2, और ये था P3 V3, और ये था P4 V4, और इस कर्व का नाम, और इस ये साइक्लिक प्रोसेस था। साइक्लिक का मतलब डेल्टा U इक्वल टू 0। ठीक, और इस जो कर्व का नाम था इसका नाम था एडियाबेटिक। क्यों समझ में एडियाबेटिक, क्योंकि ढलान ज्यादा है, और इसका नाम भी एडियाबेटिक था, ये एडियाबेटिक थे, और ये दोनों आइसोथर्मल थे, आइसोथर्मल थे। एडियाबेटिक के लिए फॉर्मूला क्या लगाया था, W एडियाबेटिक। समझ में, देखो आपको करना, मैं पूरा प्रूफ नहीं करवा रहा,
मैं जस्ट बता रहा हूँ कि उस स्थिति में जब आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो क्या क्या डेरिवेशन, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं सुंदरता के लिए, और याद रहेगा वो क्या था। तो स्टेट का नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो हमें पता है डब्ल्यू एडियाबेटिक कितना होता है, डब्ल्यू एडियाबेटिक का फॉर्मूला होता है आर टी अपॉन गामा, ये होता है आर अपॉन गामा -1 T2 - T1। और डब्ल्यू आइसोथर्मल का फॉर्मूला कितना होता है, आइसोथर्मल का होता है आर टी log V2 अपॉन V1। और इसके साथ ये वाला यूज भी करता है पीवी की पावर 1/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी की हद गामा टीवी की पावर 1/3। ये पढ़ा नहीं पढ़ा, ये एक काम करते हैं, इसे यूज मत करो, इसका और इसका इक्वेशन का यूज करके 4 बार वर्क डन निकाल के टोटल को जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने एक इफिशियंसी का फॉर्मूला निकाला जिसमें जो जनरल थ्योरेटिकल फॉर्मूला था वो वर्क डन अपॉन गिवन हीट। इफिशियंसी कैसे है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन गिवन हीट, वर्क डन अपॉन गिवन हीट। और इसके द्वारा जो फॉर्मूला निकाला वो आया 1 - T2 अपॉन T1। ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे पूरी तरह से लेके चलें और ऐसा प्रूफ करें। दूसरा, मान लीजिए इससे हीट जो मिली है वो Q1 मिली है, इसको जो हीट गई है वो Q2 गई है, और यहाँ W है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं जस्ट इसे मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक, तो ये बताइए अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉस, अगर कहीं एनर्जी जो है इन 3 चीजों की जगह, पहली बात तो जगह जा ही नहीं सकती, क्योंकि जो जाएगी, जहां भी जगह जाएगी उसे सिंक कहा गया है। सिंक वास्तव में सराउंडिंग को इंक्लूड करके ही माना जाता है कि आपका हीट जो है वो रेडिएशन के रूप में जा रहा है, वाइब्रेशन के रूप में जा रहा है, स्पार्क के रूप में जा रहा है, वो सब जो इसमें इंक्लूड रहता है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है भाई, वो कहता है कि ये यहां से गया 2 जगह बट गया, तो इसका मतलब Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 इक्वल टू आ जाएगा Q2 प्लस W, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W, तो W इक्वल टू आ गया Q1 माइनस Q2। सो ईटा कितना आ जाएगा, ईटा इक्वल टू वर्क डन W अपॉन गिवन हीट, नीचे से कितना लिया है Q1 लिया है, तो आ गया Q1, W की वैल्यू कितनी है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन नीचे आ गया Q1, तो ईटा इक्वल टू इसके नीचे लेंगे तो Q1 अपॉन Q1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और हीट जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये इफिशियंसी ऑफ इंजन। तो किसी हीट इंजन की इफिशियंसी को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी, मेरा इंटेंशन नहीं है वो बच्चे वाले सवाल कराने का कि टेम्परेचर दे रखा है 30 केल्विन और 20 केल्विन, जिस सिंक सोर्स का निकालो इफिशियंसी दे रही है, टेम्परेचर निकालो कितने परसेंट इफिशियंसी, ये सब मतलब ही नहीं बनता कि मैं कर रहा हूँ। जस्ट ये है कि मैं इसे पढ़, ये हम लोग इसे इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर कहीं बहुत बड़े फॉर्मल क्वेश्चंस में अगर ये यूज होने लग गया तो वहां हम करेंगे। और ये देखो बहुत छोटी चीज है, T2 T1 दिया तो ईटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसे मिटा देते हैं और हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, 1 माइनस T2 अपॉन T1। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में ठीक इसका उल्टा होता है। कैसा उल्टा होता है, अगर हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे होते, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि सिंक से तो हीट लेगा, रेफ्रिजरेटर क्या कहता है, सिंक से हीट लेगा, और सिंक से हीट लेने के बाद वो सोर्स को देगा, लेकिन उस पर वर्क हमें करना पड़ेगा। जब तक हम वर्क W नहीं करेंगे वो सिंक से हीट देगा, सोर्स को नहीं देगा। सिंक को Q2 ही मानते हैं और सोर्स को Q1 ही, मतलब यही मानते हैं T2 T1, वो बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें वो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, इसे ठीक करते हैं। ठीक, तो यहां अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं, ये क्या है, सिंक एक कोल्ड बॉडी है, क्या है, कोल्ड बॉडी, और ये सोर्स क्या है, ये एक हॉट बॉडी है। कैसी बॉडी है, हॉट बॉडी। चलो जी, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है भाई, ये देखो यहां से क्या चीज 2 जगह बढ़ रही है, कैसे देख सकते हैं, ये दोनों गए और मिलके ये बना रहे हैं, ये दोनों गए और मिलके ये बना रहे हैं। तो Q2 प्लस W, इसका नाम W है, तो Q2 प्लस W ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, Q1 बना रहे हैं।
तो यहाँ से वर्क डन निकालो, W इक्वल टू कितना आ गया, Q1 माइनस Q2। सो इफिशियंसी की जगह इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है कि जब प्रोसेस उल्टा है तो फॉर्मूला भी उल्टा है। वहां वर्क डन अपन गिवन हीट था, या गिवन हीट अपन वर्क डन है, गिवन हीट अपन वर्क डन है, वर्क डन। तो इसे के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू गिवन हीट कितना है, ऊपर से हीट Q2 ले रहा है, ठीक, लिख दिया Q2 अपॉन, ठीक, और नीचे वर्क डन कितना है, W की वैल्यू कितनी, Q1 माइनस Q2। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्लाइज, इसको यहाँ T लिख दिया, K इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक। ये रेफ्रिजरेटर के लिए है, याद रखना रेफ्रिजरेटर में वर्क करना पड़ता है और हीट इंजन में वर्क देता है। इतना बड़ा इश्यू ही नहीं है यार, इस पर क्वेश्चन ने कभी कभी आ जाते हैं, जब आते हैं तो कर देते हैं काम, इसलिए इसे समझना जरूरी है, ठीक है। थ्योरेटिकल वे में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, मैंने आपको बता दिया है। जब आप इसे बीएससी में पढ़ेंगे तो यही समझाया जाता है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ नहीं होता, इसमें एक हीट बॉडी होता है, इसमें कोल्ड बॉडी होता है। रेफ्रिजरेटर का सिस्टम है जो कि कोल्ड बॉडी से हीट लेकर से हॉट बॉडी को ट्रांसफर कर देता है, बशर्ते वो फॉलो करेगा क्लासेस के नियम को, और जी इस दौरान जो है वर्क डन जो है उस पर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। रिलेशन कर लेते हैं, रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ और बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, अर्थात इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो ये हमें रिलेशन अच्छा लगता है क्योंकि रिलेशन में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। रिलेशन बिटवीन efficiency of heat engine eta and coefficient of performance k of a refrigerator, ठीक। तो we know that क्या पता भाई, हमें कुछ नहीं पता। 1 माइनस T2 अपॉन T1 एवरीवन नोज, एंड के का फॉर्मूला यार मिटा दिया हमने, के का तो याद भी नहीं, और मिटा भी कितनी अच्छी तरीके से, दोबारा दिखेगा नहीं। वर्क डन ना वन गिवन हीट था ना, थोड़ा याद कर लेते हैं। ऊपर से T2 था तो ये था Q2, W Q1, तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, इसको इधर ले गए Q1 माइनस Q2, तो नीचे था वर्क डन, तो ये लिख दिया था मैंने Q1 माइनस Q2 ओपन गिवन हीट था कितना Q2, टेम्परेचर रिप्लेस कर दो तो हो गया T2 और नीचे T1 माइनस T2। ये यूज नहीं होता ना, ये रहो, आप लोग भी प्रूफ कर लो या वट एवर जो मर्जी उससे सब कर लो। इस चीज को इसके नीचे लाओ, देखो क्या बनेगा, K अपॉन 1 अपॉन, वेट अ मिनट, अगर हम इसे ऐसा कर लें तो, ध्यान रखो दोनों तरफ 1 ऐड करो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऐड करो। 1 प्लस के इक्वल टू 1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा 1 प्लस के इक्वल टू, एलसीएम ले लिया T1 माइनस T2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 और प्लस T2 से T2 कैंसिल, 1 प्लस के इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2, इस चीज को नीचे लाएंगे तो 1 प्लस के इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा कैंसिल हो गया, प्लस T2 अपॉन T1 और माइनस रहेगा ये, और इस चीज को कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मेंशन है, इसे ईटा कहते हैं। 1 प्लस के इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, एम्प्लाइज ईटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस के, तो ये आपका मेंशन हो गया, क्या दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी के बीच का रिलेशन होता है, ईटा इक्वल टू 1 प्लस के। ये जस्ट आपको BHU JNU, जैसे JNU नहीं यार, JNU थोड़ा बड़ा एग्जाम है, BHU AMU और जामिया, ठीक, जामिया जैसे एग्जाम में ये जस्ट एक ऑप्शन के रूप में टिक मारने को आ सकता है,
ठीक, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ क्या है, इसे समझते हैं। ये एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, नहीं समझ में आ रहा दोबारा लिखूं क्या, साफ करके लिख देता हूँ, इसे साफ करते हैं। ईटा को ले गए इधर और इसको लिया इधर, तो कितना हो गया, एम्प्लाइज ईटा इक्वल टू 1/1 प्लस के। ठीक, नोट कर लो इसे, तो मैं मिटा दे रहा हूं इसे। और हमारा अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ जो है वो आपको पहले से ही पता है, एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, दो स्टेटमेंट है इसके अंदर। और पहला स्टेटमेंट जो है ये है आपका केल्विन प्लांक का इंजन से रिलेटेड, और दूसरा है क्लासिक्स का स्टेटमेंट जो है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। बस उस स्टेटमेंट को लिखना है और उसको मैं साफ साफ करके लिखवा देता हूं आपको, ताकि वो जीवन पर्यंत आपको याद रहे कौन सा वैज्ञानिक का संबंध किस स्टेटमेंट से है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, ओके, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, it is the statement of two physicists and combined form is called thermodynamics second law. Thermodynamics second law. First law is Kelvin-Planck statement. Kelvin-Planck statement. ये किससे रिलेटेड टू हीट इंजन, रिलेटेड टू हीट इंजन। ठीक, ये किस चीज से रिलेटेड, हीट इंजन से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था हीट इंजन में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर टेम्परेचर T2 वाली चीज होती है जिसे कहते हैं सिंक, और नीचे टेम्परेचर T1 वाली चीज होती है जिसे कहते हैं सोर्स T1। और इंजन का मुख्य काम होता है वर्क करना, तो ये वर्क कर रहा है W, और यहां से हीट ले रहा है Q1। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए, पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि ये चीज ना हो, बिकॉज ऑफ समथिंग, ध्यान से, ये चीज ना हो तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ठीक, अगर सिंक को हीट ना दी जा रही हो तो सिंक का टेम्परेचर जो है वो 0 मानकर चलेंगे, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 पर होगा। और ये अगर 0 होगा तो ये 1 आ रहा है, 100% एफिशिएंसी वाला इंजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंजन की वरीयता को, ये इंजन एग्जिस्ट कर रहा है और वो जो है एनालिटिक है, उसकी एनालिटिसिटी को बरकरार रखने के लिए हमें ये बताया गया है कि कोई सा भी हीट इंजन ले आओ, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं हो सकता जो सोर्स से हीट लेकर सिंक को दे दे, सोर्स से हीट लेकर और सारी हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर दे और सिंक को कुछ भी ना दे। मीन समझ रहा है, ऐसा कोई हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। नो एनी हीट इंजन कैन बी सच दैट इट ट्रांसफर, इट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम सोर्स एंड चेंज ऑल द हीट टू द वर्क एंड डू नॉट गिव एनी हीट टू सिंक। सिंक को कोई हीट भी ना दे, ऐसे इंजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा, नो एनी हीट इंजन कैन बी सच दैट it takes heat from hot body, means source, and convert all heat to the work, and do not give any heat to the sink, नो एनी हीट इंजन कैन बी सच दैट, कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता कि इट टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी सोर्स एंड कन्वर्ट इनटू हीट ऑल द हीट टू द वर्क एंड डू नॉट गिव एनी वर्क हीट टू द सिंक। फिर एक बार पढ़ लेते हैं, नो एनी हीट इंजन कैन बी सच दैट, कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता कि दैट इट टेक्स द हीट फ्रॉम हॉट बॉडी मीन सोर्स एंड कन्वर्ट ऑल द हीट टू द वर्क, हीट टू द वर्क एंड डू नॉट गिव एनी हीट टू सिंक। और दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा कह रहा हूं कि विदाउट सिंक इंजन वर्किंग इज नॉट पॉसिबल। विदाउट, एक ही बात है जो मैं कहता हूं, तो शॉर्ट फॉर्म में इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर दे रहा हूं अपने वे में ताकि इजी हो जाए।
विदाउट सिंक हीट इंजन कैन नॉट वर्क। ये मैंने पूरा सिंक्रोनाइज कर दिया पूरे स्टेटमेंट को कि बिना सिंक के कार्य संभव नहीं है एक हीट इंजन का। ये अंग्रेजी में थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, इससे बड़े से छोटे से स्टेटमेंट में याद रखेंगे। नो एनी हीट इंजन कैन बी पॉसिबल सच दैट इट टेक्स द हीट फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट ऑल द हीट टू द वर्क एंड डू नॉट गिव द अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक इज नॉट पॉसिबल। और ऑन अदर वे वी कैन से that sink is essential part of any heat engine or no any heat engine could be such that it will not consist any sink। ऐसा कोई हीट इंजन ही नहीं हो सकता इसके पास सिंक ना हो। सिंक को हीट देना मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं देगा तो वहां पर 100% इफिशियंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट था जो कि हमारा केल्विन प्लांक जी का स्टेटमेंट था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो क्लासेस स्टेटमेंट है जो कि रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। उसे मिटाते हैं जल्दी से और चलते हैं क्लासेस स्टेटमेंट की तरफ, उसे समझेंगे और वही चीज लिखनी है उसमें भी। क्लासेस स्टेटमेंट सेकंड, नंबर 2 क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको मैं फिर बता देता हूं। यहां पर एक डिब्बा होता है, इसे कहते हैं सोर्स नहीं सिंक, इसे कहते हैं सिंक, टेम्परेचर होता है T2। यहाँ पर एक और डिब्बा होता है जिसे कहते हैं सोर्स, और टेम्परेचर होता है T1। और सिंक से हीट ली जाती है, सोर्स को हीट दी जाती है और रेफ्रिजरेटर वर्क करना पड़ता है। तो ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं हो सकता जो सिंक से हीट के, मतलब सिंक से हीट लेकर अपने आप सोर्स को दे दे और उस पर कोई वर्क ना करना पड़े, कोई वर्क ना करना। कोई फ्रिज है मान लो, फ्रिज कब ठंडा करेगा चीजों को? जब भाई से बिजली से कनेक्ट करोगे। जब बिजली से कनेक्ट करोगे मतलब तुम बाहर से वर्क अप्लाई करो विदाउट एक्सटर्नल वर्क, कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के जो रेफ्रिजरेटर है वो सिंक से हीट लेकर, मतलब कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को नहीं दे सकता, और ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं हो सकता। सेम स्टेटमेंट में लिखता हूं, नो एनी रेफ्रिजरेटर कैन बी, नो एनी रेफ्रिजरेटर कैन बी such that it takes the heat from cold body and gives to hot body without any external work, without any external work। और मैं अपने सेंटेंस सिंक्रोनाइज करता हूं इसे। एक्सटर्नल वर्क इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, फॉर द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, छोटी सी लाइन। तो आप लास्ट वाली लाइन भी याद कर सकते हैं, पर पूरी बात जो है, जो वर्किंग जो है ऊपर वाली लाइन से समझ में आती है। नो एनी रेफ्रिजरेटर कैन बी सच दैट इट टेक्स द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड गिव्स टू द हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इट्स मीन वी कैन से द एक्सटर्नल वर्क नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया, इफ एनीवन इज आस्किंग टू यू व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन यू हैव टू से that thermodynamics second law is not a law. Actually it is a consistent of the two statements. First statement is the Kelvin-Planck statement, which is totally related to the working of the heat engine, and according to it, no any heat engine can be such that it takes the heat from hot body and gives to the cold body without it takes the heat from the hot body and change all the heat into the work, and do not give any heat to the sink. It's mean without any sink, no any heat engine can be work properly. This is the first law, and second statement is related to the refrigerator, and this statement is also given by Clausius statement, also known as Clausius statement. According to this statement, no any refrigerator can be such that it takes the heat from sink or the cold body and gives to the hot body without any external work, or we can say external work is necessary for the working of the refrigerator. This is the theme for the thermodynamics second law, thermodynamics second law. तो ये आपका thermodynamics second law की जो statement ही है, कवर कर लिया हमने। और इसके बाद जो है आपका कंसिस्टेंट है, एंट्रोपी से रिलेटेड है। तो अगला टॉपिक जो है एंट्रोपी है, उसे पढ़ते हैं। या आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूं। अगला टॉपिक है एंट्रोपी। देखते हैं एंट्रोपी क्या कहना चाहती है।
या एक काम करते हैं, एंट्रोपी को अगले लेक्चर में ही कवर करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एंट्रोपी नया टॉपिक है, अच्छी तरीके से कवर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं और एंट्रोपी में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।